अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जबकि शेख रशीद ने भी इसको मुस्बत करार दिया है। इससे पहले मरियम नवाज ये फरमा चुकी हैं कि अगर इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो वो फिर KPK और पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, यहाँ से इस्तीफ़े दें और इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन पर बातचीत हो जाएगी। इस पर फवाद चौधरी ने कहा था कि इस पर बात हो सकती है, यानी कि बर्फ़ पिघल रही है और मामलात अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। अगर मामलात मुज़ाकरात की तरफ इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले बढ़ेंगे या इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए होंगे, इस पर अब हम बहस करेंगे, इस पर बातचीत भी करेंगे। दूसरी तरफ ऐसा है कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज बाबर अवान साहब ने कहा है कि नैब कानून में जो तरमीम की गई है और इसके ज़रिए NRO 2 लेने के लिए ये हुकूमत में आए थे, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे PMLN है, और नैब कानून में जो तरमीम की गई है इसके बाद से 50 करप्शन के जो रेफरेंस थे एहतसाब अदालत ने वो वापस कर दिए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं। तो क्या ये वाकई ही रिलीफ मिल गया है, बड़ा रिलीफ मिल गया है इन जमातों को, या फिर ये मामला जो है एहतसाब का था ही नहीं और ये करप्शन केसेस में कोई जान नहीं थी? आखिर में प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने इजहार ख्याल किया है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उन्होंने ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब को। ये मामला है क्या, इंस्टीट्यूशन के दरमियान क्या कोई इख्तलाफात पाए जाते हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, उनका आपसे तारुफ कराऊँ। हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारे साथ देंगे मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। PTI से हमारे साथ होंगे यावर बुखारी साहब। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और प्रोग्राम का आगाज़ राना एहसान साहब आपसे करूँगी। राना साहब, मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और क्या तारीख का भी ऐलान करेंगे इमरान खान की? जो उनकी मुज़ाकरात के लिए उनकी पहली शर्त तो यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हर पार्लियामेंट का टेन्योर है, और जो कुछ भी अब तक हुआ है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुआ है। जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन होना या आप अपने कोalition पार्टनर्स जो हैं वो उनसे वोट लेके आप हुकूमत बना लें, तो ये सारा आईनी मामला है। तो पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगस्त 2023 तक इस असेंबली का टेन्योर है और फिर उसके बाद केयर टेकर हुकूमत बनेगी और फिर जो है वो इलेक्शन होंगे। देखें, अगर तो ये सब कुछ हम साइड पे कर दें, इस पे हम काटा मार दें और हम ये कहें कि यहाँ इमरान खान जो हैं, क्योंकि उनको लगता है वो बड़े पॉपुलर हैं, जो कि मैं नहीं समझता, और क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान का आइन उन पे लागू नहीं होता, और जो है चाहे वो तोशा खाना की इनकम का मामला हो या फॉरेन फंडिंग की वायलेशन का हो या जजेस को ललकारने का मामला हो, तो वो जो है वो आइन से बालातर हैं और वो पॉपुलर हैं, तो उनकी मंशा के मुताबिक पाकिस्तान चले कि उनका ख्याल है कि ये हुकूमत इलेजिटिमेट है, जबकि आइन शिकनी करने वाले वो थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आइन शिकनी की और फिर वो डिक्लेयर भी हो गया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो मैं समझता हूँ कि इस डिमांड के ऊपर तो जो है वो ये जिद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो क्या अगर इलेक्शन इमरान खान साहब हार जाते हैं अगला, तो फिर क्या क्या जो है वो दोबारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी? राइट, क्या ये तो एक $1 मिलियन सवाल है जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और जिसके ऊपर मेरे ख्याल में रजामंदी हो तो फिर इलेक्शन में जाना चाहिए, ताकि अगले इलेक्शन पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो और तमाम जमातें जो हैं उन्हें इलेक्शन के नतीजों को, जो भी नताइज आए, उनको कबूल करे। यावर बुखारी साहब हमारे साथ हैं। यावर बुखारी साहब, हुकूमत इमरान खान और PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, आप लोग भी मुज़ाकरात के लिए आमादा हो रहे हैं, शेख रशीद इसको मुस्बत करार दे रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमतें ख़त्म भी करनी पड़ती हैं तो कर देंगे इलेक्शन के लिए। तो आप फिर पहल करके सबसे पहले अगर इलेक्शन चाहते हैं तो हुकूमत तो इस वक्त, वफाकी हुकूमत तो इलेक्शन करवाने की या इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप लोग ये ऑप्शन अप्लाई कर लें अगर चाहते हैं इलेक्शन अनाउंस हो जाए। देखिए, इमरान खान के जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं, कोई मुल्क के पॉलिटिकल फोर्सेस से तो नहीं हो रहे हैं, और ये हुकूमतें खत्म करने की ताकत एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है।
और अगर इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराने हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी करा सकती है, हुकूमत तोड़ के, कोई इत्तेहादी टूट जाए, कोई उसकी आइन के तहत भी बहुत सारी शक्लें हैं। अगर दो इत्तेहादी कह दें कि हमने इत्तेमाद खो दिया है तो सदर इत्तेमाद के वोट का कह देंगे, या इमरान खान पार्लियामेंट में आकर यकदम नो कॉन्फिडेंस मूव कर देंगे। तो उसकी तो बहुत सी आईनी शक्लें हैं। आपके एक पार्टिसिपेंट कह रहे थे जो होना है आइन के तहत होना है, तो हुकूमत तो आइन के तहत भी खत्म की जा सकती है अगर इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट आ जाए। अब सवाल ये है आप कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत भी जो अदम एतमाद के जरिए गई वो भी उसके पीछे भी हाथ था, यानी कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं आप भी वही कहना चाह रहे हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक की प्लेयर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इमरान खान साहब आए भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हैं, गए भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हैं, आज दोबारा आने की कोशिश भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कर रहे हैं। नवाज शरीफ आए भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से थे, गए भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हैं। आज शहबाज शरीफ यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो फिर इनकलाब ही आएगा ना, फिर तो कोई पब्लिक अवाम की ताकत से बरसर इक़्तिदार आएगा और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत की नफी कर देगा, जैसे हमने तुर्की में देखा है, इधर उधर देखा है। तो अभी वो तो ना इमरान खान ने किया है, ना नवाज शरीफ ने किया है, ना बेनजीर ने किया है। तो इसलिए उस पर तो अभी आप एक लंबी डिबेट है कर लें कि कौन किसकी वजह से आया। सभी उस तरफ से आए हैं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं किसी के पास आने और जाने के लिए। ये इमरान खान साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों कर रहे हैं? जी। वो कल तक जिसको मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल जानवर कहते थे, ऐवान सदर में मिलने क्यों चले गए हैं? भाई बात तो फिर उन्हीं से ही करनी है ना, अगर इक़्तिदार में आना है। उनसे बात किए बगैर तो इमरान खान को भी समझ इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो ये यानी कि जी ठीक है, ये यावर बुखारी साहब से पूछ लेते हैं। जी, यावर बुखारी साहब से यही सवाल पूछ लेते हैं। यावर बुखारी साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी। यावर बुखारी साहब, क्या इमरान खान जो मुज़ाकरात की बात है, जैसे मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ इख्तिलाफ थे, उन्हीं के साथ अब ये इख्तिलाफात दूर करके वापस आना चाहते हैं, ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मैं सोहरवर्दी साहब की बात से 110% एग्री करता हूँ। मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होता है इसके अंदर, और हम लोग एज पॉलिटिशियंस, एज अ पार्लियामेंटेरियंस, हम लोग अपने रोल को कैसे प्ले करते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट आया अपने रोल से ज्यादा आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये चीजें अभी डिफाइन होनी शुरू हो गई थी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम था पाकिस्तान की तारीख में कि जहां पे लोग अवाम खड़ा होना शुरू हो गई थी, और वो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हुआ। लेकिन देखिए, एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात को देख रही है कि ये किसी के हक में नहीं चाहता, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप आर्मी कहते हैं, ये पीपल्स आर्मी है, ये अवाम की तरफ से। अगर अवाम ही पीछे से हट जाए तो वो चीज तो खत्म हो गई जो हम लोग आज तक क्लेम करते रहे। तो नहीं सर, तो अगर आप ये इक़्तिदार के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट से खुद मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि उनके साथ सुलह सफाई हो जाए और हमें एक चांस मिल जाए, तो क्या ये दुरुस्त है? अल्टीमेटली मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ। देखिए, मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो आपने देखा है हर वक्त में, हर दौर में, और उसके अंदर आप ना कह सकेंगे नहीं ऐसे नहीं हुआ, हर किसी को पता है कि हुआ, क्लियर कट है। मैं ये कहता हूँ एज अ पीटीआई का बंदा कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से उसको चलाएं, उसको उसकी मीटिंग्स करें ताकि उनका एक रोल हो बीच में, ताकि जो भी फैसले हों उसके सारे जिम्मेदार हों। कल ये क्या फायदा होता है कि कल आप उठ के एक अदम एतमाद की मूव कर देते हैं और उसके अंदर लोगों को आप साथ इन्वॉल्व कर देते हैं। अच्छा यावर बुखारी साहब, अगर इन केस कल को शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद मूव करनी होती है या इस किस्म की कोई मूवमेंट की जाती है, तो आप लोग तो फिर मुखालफत करेंगे? देखिए, हम तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना, हमको तो सर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर तो बात हम इनको तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। देखिए, आईनी तौर पे जैसे मेरे भाई ने पहले कहा कि वो जो बात उन्होंने की कि इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी इतनी नहीं जितनी वो समझ रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से ये बातें करते हैं ऐसे लोग कि बात को, रियलिटी को देखते ही नहीं है। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इस टाइम पे हर किसी ने माना है तो ये बातें होगी। अगर ये पॉपुलैरिटी ना होती
तो कोई इमरान खान को लिफ्ट ना कराता। ये लिफ्ट इसलिए कराई जा रही है कि इमरान खान की जेन्युइन पॉपुलैरिटी है। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव होती है, हम तो कह रहे हैं कि हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। भाई जिससे करनी है करे, हम तो उसके बिल्कुल सर अगर वही काम आप करें तो आप कहते हैं कि वो आइन और कानून के दायरे में है और वो आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, इसलिए आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई भी चीज जायज ही नहीं है। जो बात हुई ना कि नो कॉन्फिडेंस मूव एक आईनी मूव है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। उसके तरीकेकार के ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है, उसको जिस तरीके से किया गया उसके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है। जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस मूव लाना तो अपोजिशन की किसी वक्त भी उनका हक है, वो क्यों ना लाए, अगर उनके पास इतने नंबर्स हैं क्यों ना लाए। लेकिन जिस तरीके से किया गया, जिस प्रेशर के अंदर किया गया, सर अगर वही काम आप कर लेंगे तो वो लेजिटिमेट है और वो राइट है, वो हो सकता है, वो आईनी कानूनी भी हो जाएगा। नॉट एट ऑल, नहीं, ये ऐसे नहीं है। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि जो इनको जिस प्रेशर से लाए, अगर इलेक्शन अनाउंस करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जो इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहा है, तो जब तक आपका पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म नहीं होता, आपकी जब तक लेकिन वो तो तरीके से मसले का हल नहीं निकलता, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और ये उनको भी, ये पीपल्स पार्टी को भी, ये पीटीआई को भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। लेकिन वाकई ही फेयर एंड फ्री और इलेक्शन इस वक्त मुल्क की जरूरत है, और क्या वाकई इलेक्शन हो जाएगा तो मुल्क के मुआशी मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन। हम बात करें कि इस वक्त जो माहौल है उसमें इलेक्शन क्या वाकई नागुज़ीर है और मुआशी मसाइल का हल क्या वाकई इलेक्शन है। मुज़म्मिल सर वर्दी साहब, मैं आपसे कमेंट लेकर चाहूँगी कि फिर राना साहब इसके ऊपर कमेंट करें। मुज़म्मिल साहब, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त क्या वाकई इलेक्शन नागुज़ीर हैं और इलेक्शन गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के हाथ में कोई ऐसे पत्ते हैं जिसकी बुनियाद पर वो इस मुल्क में इलेक्शन ले सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट से या किसी से बार्गेन करके। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट के इमरान खान कितने पॉपुलर हैं कितने नहीं पॉपुलर हैं, देखिए अभी पॉपुलैरिटी की वो मिराज नहीं है जिस पे मेरा मतलब है कि आप सारे सिस्टम को अपने पांव तले रोंद कर अपनी बात मनवा लें। 129 दिन का धरना भी हमने देखा हुआ है, कंटेनर भी देखा हुआ है। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। अभी जहां तब्दीलियां, जहां अवामी ताकत की बुनियाद पर लोगों ने अपनी मर्जी के फैसले हासिल किए हैं, वो अभी इम्तिहान इमरान खान की मकबूलियत ने पास नहीं किया है। वोट की ताकत होना और बात है, और मुजाहमत की ताकत होना और मुजाहमत से अपनी बात मनवाने की ताकत होना वो और बात है। यावर सानी मानना चाहूँगी कि अभी अगर जो मुलाकातें हो रही हैं, और जैसे कि अभी ये मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी कहा है कि इमरान खान मुलाकातें कर रहे हैं, तो आप लोग हुकूमत के साथ और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने को क्यों तैयार नहीं है, जबकि आप लोगों की तो अभी की जितनी भी जद्दोजहद है उसमें यही आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट साइड पर हो जाए? नहीं, आप मुझे बताएं पॉलिटिकल फोर्सेस हैं कौन सी इस मुल्क के अंदर? PMLN जो कभी भी एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं रही है, हमेशा किसी के कंधे पे बैठ के आई है। पीपल्स पार्टी भुट्टो का जमाना था, वो एक इलेक्शन वो जीते, उसके बाद आप देखें क्या किया भुट्टो साहब ने खुद, और फिर उसके बाद बेनजीर साहिबा आई 88 में, वो बिल्कुल एक पॉपुलर वेव पे आई। इमरान खान और क्या करे, जब सर ये देखिए यावर साहब, ये तो एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी तो ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए, आप चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम रहे, तो ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। चाहे आप इनको चोर कहें, डाकू कहें, आपको इन्हीं के साथ चलना है जब तक इनका वोट बैंक है। पहले आप अपने इनके वोट बैंक को ख़त्म करना होगा, और उसके लिए आप ज़ाहिर है वोट लेकर आएंगे और 2/3 मेजोरिटी में आए और आप आके जो है वो हुकूमत करें। तो आप लोग इस जी दुरुस्त बात है आपकी। हमें एंड पे बात देखिए, बात आखिर में नेगोशिएशंस पे, मुज़ाकरात पे बात खत्म होती है। हमारा कहने का मकसद आज तक यही रहा है। हम नेशनल असेंबली से छोड़ा क्यों, हालांकि मुझसे अगर राय ली जाती मैं कभी भी ना बोलता नेशनल असेंबली को छोड़ा जाए, लेकिन छोड़ा इसलिए, और जो बात कर रही है, जो बात हर चीज पे हावी हो जाती है कि ये एक साजिश थी, फिर मुदाखलत हुई
और ये लोग आके बैठ गए। अब जिस तरीके से हुआ पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में एक बच्चे को पता है एग्जैक्टली क्या हुआ। अगर नहीं पता है तो फिर वो बाप को खुद ही नहीं पता है, तो सारे को तो पता है ही है कि हुआ क्या। अच्छा यावर बुखारी साहब, मरियम नवाज ने जो एक सजेशन दी है कि भाई आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, तो केपीके में और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, ये आप इस्तीफे दें, आप ये असेंबलियां तोड़ें और इलेक्शन जो है अनाउंस हो जाएंगे। तो बहुत इजी फार्मूला दिया है मरियम नवाज साहिबा ने। जिसके बाप ने, जिसके चाचे ने इस मुल्क को लूटा, और वो बाप बांगे दो टेलीविजन पे बैठ कहती है मेरी बरतानिया में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ निकल आए। मतलब कैसी बातें आप लोग देखें, बात की मेरी भी इनपुट ले लें आप जी। जो एक झूठ बोलती है, जो जाके किसी सर ये चीजें एक साइड पे रख देना। अब हम ये बहुत ही फैक्ट्स बेस और बहुत ही लॉजिकल हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना कि वाकई ही ये तो हकीकत है। चले मैं सवाल कर लेती हूँ, मरियम नवाज को आप छोड़ दें कि आप लोग उनके पास तो देखें कि इस वक्त दो ऑप्शन है, आप दोनों असेंबलियाँ ख़त्म कर दें और उसके बाद मैदान में आ जाए। पॉपुलैरिटी है वो इतनी है जितनी उसके वालिद की थी, और वालिद एक भगोड़ा है, एक कॉन्विक्ट है। जहां तक बात है कि इन लोगों के साथ बैठ के बात करने की, यस बिल्कुल करेंगे। ये बोलें कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, विद इन ओपन माइंड आए बैठे, बिल्कुल इनके अंदर सियासी लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे सियासी लोग मौजूद हैं, नून के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग एक वो सिविलियन मिलिट्री कू करने के आदी हैं, वो अभी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में। ठीक है जी राना साहब, जी राना साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये तो वो जमात है जिसका अभी का जो चीफ मिनिस्टर है कहता है कि इनके नैपी चेंज कर करके थक गई थी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो खुद जो है उनके कंधों पे चढ़ के आए और जो साजिश जो भी हुई उसका ये हिस्सा बने 2018 के इलेक्शन के अंदर, वरना तो इनकी जो थी इनका कोई चांस ही नहीं था। जिस तरीके से धरने दिए गए वो भी बच्चा जानता है कि किस तरीके से धरने जो थे वो स्पॉन्सर्ड थे, और एम्पायर जो था किस तरीके से रिग्ड था, और ये क्या सारा कुछ मामला हो रहा था। जब इनकी वो सपोर्ट उतर गई तो इनकी हुकूमत जो है वो फारिग हो गई, और फिर इमरान खान गली गली मोहल्ला मोहल्ला रोते रहे कि जानवर भी न्यूट्रल नहीं होता, चौकीदार का काम है हमारा साथ दे, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े अच्छे हैं, जिन्होंने मुल्क को खाई और मीशत को तबाह कर दिया, जिन्होंने मिसमैनेजमेंट की। ये इनकी दास्तान है कि 4 बुजुर्ग खजाना 8 FPR के चेयरमैन तब्दील हुए, IMF की एक डील को ये मैनेज नहीं कर सके, मुल्क गिरवी रखवा दिया, और इनकी डील को हमें आगे लेके चलना पड़ा, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है वो मुश्किलात के अंदर है। तो ये रह नहीं देना ये बातें कि ये बड़े ये डेमोक्रेट हैं और सारा कुछ है। ये तो आज भी चीखे मारते हैं। वाहिद जमात है जो कहती है कि भाई हमारा उंगली पकड़ो, हमारे नैपी चेंज करो, हमारी सपोर्ट करो। तो ये इनकी बातों को तो आप बिल्कुल ये साइड पे रखते हैं। दूसरी बात, इन्होंने करप्शन की तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, तोशा खाना की आमदन जो है इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। वो वहां के ये मुजरम खुद हैं। 650 केनाल इमरान खान, उनकी अहलिया और फिर फराह गोगी के नाम लगे ट्रस्ट के नाम के ऊपर $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई, जो पाकिस्तान के पैसे थे वो इन्होंने एडजस्ट करा दिए, खुद 650 केनाल ले लिए। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस के अंदर पाकिस्तानी कानून की धज्जियां उड़ा दी, दर्जनों अकाउंट जो है वो मिसडिक्लेयर किए। ये तो अभी ये 4 महीने की चीजें हैं जो वाजे हुई हैं, अभी तो पता नहीं और क्या कुछ निकलना है। तो ये जहां करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती थी कि ये करप्ट तरीन हुकूमत है, 117 से इंडेक्स जो है 140 पे चला गया, यानी कि एक इंतहा थी सैलाब था करप्शन का। तो कहने का मतलब ये कि ये अपने आप को पॉपुलर कहते हैं, तो पॉपुलर इनके मुंह के कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। पॉपुलैरिटी का तयन इलेक्शन होता है, और इलेक्शन होने का निजाम जो सिस्टम है वो मैंने आईनी आपको बता दिया, तो आइन के मुताबिक चलेगा। अब अगर ये जिद करके बैठेंगे कि हम जो है वो इलेक्शन अभी कराओ वरना हम पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे, तो कर लें। पहले भी इन्होंने तड़ियां लगाई थी, कुछ नहीं कर सके, अब भी कर लें। राइट, आपने करप्शन की बात की है, अब करप्शन की बात की है। नैब कवानीन में जो तरमीम की गई है इस वक्त की जो जॉइंट गवर्नमेंट है, और उससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है उन्हीं को हो रहा है, और 50 रेफरेंस है जो हिसाब अदालत ने वापस कर दिए हैं। तो आज बाबर अवान साहब ने इंटरेस्टिंग बात कही है, वो कह रहे हैं कि ये NRO2 खुद को देने के लिए आए थे, वो ले लिया है। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या वाकई ये जो जॉइंट हुकूमत आई है इसने अपने आप को रिलीफ देने के लिए, अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए आई थी? क्योंकि अवामी रिलीफ जो एक्सपेक्टेड था, मईशत को जो सहारा था, वो तो कुछ नज़र नहीं आया। तो ये काम तो हो गया, करप्शन के केसेस तो ख़त्म हो रहे हैं। बल्कि ऑर्डिनेंस जारी किए थे जी, वो किन लोगों को फायदा दे रहे थे? वो
हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें बार बार कह रहा था कि इस मुल्क में एहतसाब अदालतों की कमी है, आप नई एहतसाब अदालतें बनाएं, क्यों नहीं? क्यों वो एहतसाब से सिंसियर नहीं थे? वो इसको एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी पाँव छड़ने लगे तो कहते हैं हमने तो एक भी रेफरेंस नहीं बनाया हुआ, ये तो पुराने ही चल रहे हैं। भाई जो 10-10 साल से चल रहे हैं और उनका फैसला नहीं हुआ, वो खत्म होने चाहिए। कब तक आपने लोगों की इज्जतें उछालनी है? 10-10 साल आप लोगों की इज्जतें उछालेंगे यहाँ पे और कोई डिसीजन नहीं करेंगे। 4 साल से तो मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। या आपको अदालतें खुल जाती हैं लोगों की जमानतें देने के लिए, उसकी अपील का फैसला नहीं होता 4 साल। तो यकसा निजाम इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक एहतसाब पर सवाल उठते रहेंगे। टारगेटेड एहतसाब इंतकाम की बदतरीन शक्ल है और ये बात पीटीआई को समझनी चाहिए कि जो बांदा उनके साथ आ जाए वो नीट एंड क्लीन। ये जो ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्रियां 2018 में लगी थी कि जो पटका पहन लेगा वो ईमानदार है, जो पटका नहीं पहनेगा वो ईमानदार नहीं है, उसने मुल्क की कोई खिदमत नहीं की है। उसने मुल्क को मजीद पोल्यूट किया है और उसने मुल्क को एक के अंदर करप्शन के नारे को पोलिटिसाइज करते हुए करप्शन के खिलाफ तहरीक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो नैब लॉ में बहुत कमी कुताही थी आपने रखा। आप नैब लॉ में कहते हैं कि जी एक्यूज की जिम्मेदारी है पेश करे, तो फिर नैब का इदारा ही नहीं होना चाहिए। एक आदमी को बिठाएं, वो इल्जाम लगा के अदालत में भेज दे। वो तो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि हुकूमत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। आप ये काम जो है ना एक सरकारी अफसर को दे दें और वो बना के भेजी जाएगा। इसमें जरूरत ही नहीं इतने बड़े इदारे की, जब उसने ना तहकीक करनी है, ना तफ्तीश करनी है, ना कोई सबूत इकट्ठे करने हैं। उसने एक रेफरेंस बना के भेज देना है, साबित तो मुल्ज़िम ने करना है। तो इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम इनको इतनी बड़ी तनख्वाहें, इतने बड़े दफातर और इतना बड़ा किस लिए देते हैं? ये भी बोझ है। 10 साल में इन्होंने जो प्री बार्गेन से पैसा लिया है वो कहाँ है? कौमी खजाने में तो आया नहीं है। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या वाकई इन करप्शन में जान नहीं थी और अब ये बारी बारी तमाम केसेस जो हैं रेफरेंस जो हैं वो वापस हो रहे हैं, और इसी तरह से क्या अब नैब का जो इदारा है वो एक डमी रह जाएगा? इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। यावर बुखारी साहब, मेरा सवाल आपके लिए है। आप लोग कहते हैं कि ये NRO 2 लेने के लिए, खुद को देने के लिए आए थे और आज इन्होंने ये ले लिया है और नैब कवानीन में तरमीम की है, लेकिन आप लोग भी ऑर्डिनेंस लेकर आए जैसे कि मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब कह रहे थे। तो ये अगर, और दूसरी बात ये है, अहम क्वेश्चन ये है कि इन केसेस में जान ही नहीं थी, तो इसलिए आज ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। वो जान इसलिए नहीं होती है कि मकसूद पटवारी वो मकसूद चपरासी को किसी न किसी तरीके से अल्लाह के पास भेज दिया जाता है। जो इनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किसी न किसी तरीके से अल्लाह के पास चला जाता है। ये लोग बैठ के कोर्ट के अंदर धमकियां देते हैं और अपनी मर्जी के बंदों को जब इनके ऊपर फर्ज जुर्म आए तो होता है कोई ना कोई बहाना कि जी मैं फलां ट्रिप पे, मैं फलां मीटिंग में, मैं फलां उसमें, वो होने ही नहीं दिया। ये गवर्नमेंट का नेपोटिज्म था यहाँ पे कि जहाँ पे लोगों ने अपने आप को, ये हज़रत अली का फरमान है ना कि कभी भी कारोबारी को आप हुकूमत के अंदर मत दाखिल करें, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल बाइस है अपने कारोबार के हक में। इन लोगों ने वो काम किया अपनी जात के हक में। अगर किसी ने भी, चाहे PTI थी, चाहे नून थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, जिससे भी इस मुल्क के किसी भी अकाउंटेबिलिटी इदारे के अंदर कोई भी किसी किस्म का कानून लाए और कमजोरी की, उन्हें गलत किया। अगर इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये कहते हैं ना कि करप्शन, जैसे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी करप्शन दुनिया के मुल्कों में तरक्की हो रही है। यार खुदा पाक का वास्ता है, मुल्क कुफर के निजाम के साथ चल सकता है, अदल के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ पे एक बंदा साइकिल चोरी करता है, वो अंदर है, दूसरा बंदा मुल्क को लूट के चला गया, एक
झूठे एफिडेविट में बाहर गया और ना कभी वापस आया, वो मुजरिम भी और मफरूर भी है। सर ये यावर बुखारी साहब, ये केसेस किसी मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंचे ना, अब ये रेफरेंस खत्म हो गए। अब अगर हम पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट आई है, चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला बने हैं, उसके बाद एंटी करप्शन ने सारे केसेस खत्म कर दिए हैं, चाहे वो फरा गोगी का हो या फिर उस्मान बुजदार का हो। आलिया प्लीज एक आखिरी कमेंट। जी जी, जो राणा साहब ने बात की ना, मैं वेलकम करता हूँ, तोशा खाना क्या चाहे जो मर्जी खाना उठा के ले आए। मैं कहता हूँ जिसने गलती की है, जिसने करप्शन की है, बिल्कुल पकड़े, चाहे कोई भी हो पकड़े। इस मुल्क के साथ जिसने ज्यादती की है। अच्छा ठीक है, अगर यावर साहब ऐसी बात है, बिल्कुल पकड़ना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एंटी करप्शन ने फिर ये केसेस क्यों खत्म कर दिए? जो फरा गोगी का, उस्मान बुज़दार का और उनकी फैमिली के जो केसेस थे, क्यों खत्म कर दिए? बेचारे फंस गए हैं, यहाँ पे बैठे हुए राणा साहब फंसे हुए हैं। ये कह नहीं सकते कि मरियम ने झूठ बोला था, ये बोल रहे सिर्फ कि मरियम ने हाँ झूठ बोला था, ये बोल दे मरियम ने गलत कलामी की थी। पूरी कौम को पता है कि क्या हुआ, और ये बैठे उसके झूठ को सच साबित कर रहे हैं। मतलब ये हम लोग ऐसे ही, हमारी इंसानियत इधर आके गिर गई है, हमारी पाकिस्तानियत इधर आके खत्म हो गई है। मैं कहता हूँ जहाँ पे इमरान खान गलत है कोर्ट में ले जाएं, पकड़ लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस मुल्क से ऊपर कोई भी नहीं है यार, खुदा का वास्ता है। हमारे तजिया निगार हो गए, हमारे पॉलिटिशियन किसी पार्टी के हो गए, हम लोगों ने इनको अपना बाप बना लिया है और मुल्क को हमने गर्क होने के लिए छोड़ दिया। इनफ इज इनफ यार। जी जी बिल्कुल, लेकिन आप जाहिर है कि इसको किसी फोरम के ऊपर बातचीत करने के लिए आप लोगों को भी पॉजिटिव जेस्चर देना होगा, जो कि लगता यह है कि आप लोग एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद जो है कोई भी बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ता। ये रीज़न है। अब मैं चाहूँगी कि मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, अगर इसके ऊपर बात कर ली जाए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इजहार ख्याल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी बार्स हैं ये पॉलिटिकल हैं, और इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये अंदरूनी तौर पर क्या है मामला जो अभी चल रहा है, अहम इदारा है ये मुल्क का? देखिए, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा पे ये कहा जा सकता है कि चूंकि आपके खिलाफ गवर्नमेंट ने रेफरेंस भेजा था, लिहाजा आप हुकूमत के खिलाफ मुकदमात ना सुने, तो फिर नाउ इट्स अ वेरी फिट केस कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने एक पब्लिक फोरम पर ये कह दिया है कि मेरी और हुकूमत की मुखालफत है और हुकूमत ने मेरे नाम रद्दमल दिया है, तो फिर वो भी हुकूमत के खिलाफ मजीद केसेस ना सुने। फरीक हो गए हैं वो हुकूमत के साथ। मतलब अगर यकसान, अगर ऐसी पाबंदी काजी फाइज ईसा पे चीफ जस्टिस गुलजार लगा सकते हैं, तो आज वही पाबंदी उमर अता बंदयाल पे भी लग सकती है कि जब अब उनकी और गवर्नमेंट की मुखालफत खुलकर सामने आ गई है जुडिशल काउंसिल के इजलास में, और वो उस पर जिम्मेदार ठहराते हैं कि हुकूमत ने मेरे नॉमिनीज को नाकाम बनाया है और मेरे रद्दमल दिया है, फिर वो अब हुकूमत के खिलाफ मजीद मुकदमात ना सुने। बाकी अगर कोई मखसूस बेंच ने ही सारे मुकदमात सुनने हैं तो बाकी जजेस को छुट्टी पे भेज दें। वैसे तो वैसे ही छुट्टी पे लगते हैं क्योंकि उनके पास तो मुकदमात लगते ही नहीं है, सारे मुकदमात एक ही बेंच है जो सुनी जा रहा है। तो ये सवाल तो उठेगा ना कि जी बाकी 12 जजेस क्या कर रहे हैं, और एक इज्तिमाई दानिश का एक निजाम होता है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर तो एक छोटी सी पासपोर्ट वापसी पे हाईकोर्ट का फुल बेंच बन जाता है, एक फंदे की तौहीन अदालत में फुल बेंच बन जाता है। यहाँ अगर एक हुकूमत का मामला था तो आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे फुल बेंच नहीं बनाया, फिर आपने कासिम सूरी पे फुल बेंच क्यों बनाया था, वो भी आप रख लेते। तो बहुत तजाद हैं बंदयाल साहब की। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि उन्होंने जो पंजाब का दिया है एक डिसीजन, उसके बाद से ये सारी जो है मुखाफलत हो रही है। कोई उनसे सवाल करे कि आपने कासिम सूरी पे फुल बेंच क्यों बनाया था, अगर आपने मजारी पे नहीं बनाना था तो कासिम सूरी की रूलिंग पे क्यों बनाया था? दोनों रूलिंग्स का मामला था। एक रूलिंग पे फुल बेंच बनाएंगे, एक पे कहेंगे नहीं हम ही सुनेंगे, हम ही सुनेंगे। भाई गलत बात है। जब एक फरीक कह रहा है कि मुझे आप पे एतबार नहीं, आप किसी और बेंच को दे दें। लेकिन क्या इस तरह से पॉलिटिसाइज करना चाहिए अपने इन अहम इदारों को, क्योंकि जाहिर है कि इन इदारों का तकद्दुस होगा, इनके फैसलों को जो है हम तस्लीम करेंगे चाहे इसमें कितने ही लकूनास हो, तो हमारे ये जो इदारे हैं उनकी जो वो बरकरार रहेंगे। क्या कहते हैं आप यावर बुखारी साहब के अभी ये जो विदन इदारों में ये जो इस किस्म की तफरीक है, इस किस्म के एक दूसरे के ऊपर तनकीद है, वो कितनी नुकसानदेह है? देखिए, हम ये कहते हैं ये जैसे ये बंदयाल साहब के बारे में बात की, बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो खान साहब के खिलाफ ट्वीट की है
वो आप सबने देखी होगी। अभी हम क्या बोले उनके बारे में। प्रॉब्लम ये है, चाहे अदलिया है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पार्लियामेंट है, इस मुल्क से ऊपर नहीं है। भाड़ में जाए अगर झूठे हैं, अगर गड़बड़ करते हैं, अगर जजेस हमारे गलत फैसले देते हैं, उनके फैसलों के ऊपर क्यों ना नुक्ताचीनी हो। अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट कोई गलती करती है क्यों ना नुक्ताचीनी हो। अगर हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट है उनको क्यों ना पकड़ के अंदर किया जाए। मतलब ये खुदा का वास्ता है, हम लोगों ने इनको होली काउस बना दिया कि ये मोहतरम लोग हैं। मोहतरम लोग आया गड़बड़ नहीं करते? आया वो रफीक तारर साहब एज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हें जाके सूटकेसेस भर के नवाज शरीफ की तरफ से बाकी जजेस को नहीं दिए? आया इन लोगों ने जाके सजाद हुसैन शाह को मारा नहीं पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में? मतलब कैसी बातें हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इन इदारों का खुद बेड़ा गर्क किया, इन इदारों ने अपना बेड़ा गर्क होने दिया। सिर्फ फौज एक इदारा है जिसने अपना बेड़ा गर्क नहीं होने दिया। वो अपने SOPs के ऊपर खड़े हुए, इसलिए वो हमसे इतने ज्यादा प्रोफेशनल नजर आते। देखिए मसला ये कि हमने तो SOPs फॉलो ही नहीं किए। हम तो लेकिन एक सामने आता है कि ये जो इदारों में तफरीक है, तनकीद जरूर होती थी, फैसलों पर भी तनकीद होती थी, लेकिन जो इदारों के अंदर तफरीक है ये PTI के अब के जो स्टांस है उसकी वजह से ये पैदा हो रही है। ये एक इसको इस तरह से देखा जा रहा है। तो को भी तो जज नहीं लटकाया और फिर बाद में कहा कि गलत फैसला था। फिर हर मार्शल लॉ को जजेस नहीं सपोर्ट किया, फिर कहते हैं गलत फैसला था। वो भाई करके तबाही मचा के फिर कहते हो गलत फैसला था। कर तो गए ना, फिर उसी को क्रिटिसाइज करें तो कौन करे क्रिटिसाइज? अवाम नहीं कर रहे ना। इनको आप जजेस से पूछे कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन है उसकी बीवी के भी एहसास है, उसके बच्चों के भी एहसास है, जज की बीवी के एहसास है क्यों नहीं हो? ये क्या मोहतरम है बहुत ज्यादा? क्यों ना हो? लेकिन सर वो तो जाहिर है कि अगर आप लोग आते हैं, आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट सामने खुली किताब की तरह रख दे, बोले भाई चेक करो जो चेक करना है। लेकिन सर ये तो वही बात हो गई है कि जब आप पार्लियामेंट में बैठते हैं और इस किस्म की तरमीम करनी पड़ती है या इस तरह के कवानीन बनाने पड़ते हैं, तो वो तो फिर आपके पास बेहतरीन फोरम होता है कि पार्लियामेंट है, वहाँ पर करें। वहाँ पर ये बहस होनी चाहिए, ना कि पब्लिकली होनी चाहिए, ना हम लोग बैठ कर इसके ऊपर सवाल करें। मुजम्मिल साहब, आखिर ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? अब ये जो इदारों की तफरीक इतनी ज़्यादा सामने आ गई है, आपको क्या लगता है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है? जैसे जैसे इदारे गैर सियासी हो जाएंगे, अदलिया यकसा इंसाफ देने लग जाएगी और ज़मीर की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने लग जाएंगे। लेकिन हमारे जजेस तो फख्र करते हैं, मैं ज़मीर के मुताबिक फैसला करता हूँ। भाई आपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने का हलफ दिया हुआ है, आपने तो आइन और कानून के तहत फैसला करने का हलफ दिया हुआ है। हो सकता है आपका ज़मीर गलत हो, वो पाकिस्तान के आइन और कानून से मुताबिकत ना रखता हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने बड़ा कहा अभी यावर बुखारी साहब ने कि जज की अहलिया, एक जज की अहलिया का जब आप केस देखेंगे तो वो टारगेटेड एहतसाब है, वो इंतकाम है, यकसा इंसाफ नहीं होगा जब तक। लेकिन वो तो जाहिर है कि जब तक आप ये ऑर्डिनेंस लाएंगे कि हम बिजनेसमैन के केस नहीं लेंगे और एक खास फैमिली के केस उस कानून के तहत लेंगे और बाकी सारे बिजनेसमैन को इम्यूनिटी होगी। अब देखें ना, यावर बुखारी साहब कह रहे थे कि हजरत अली का कॉल है कि कारोबारी को हुकूमत में ना लाओ। भाई ये सारे कारोबारियों की हुकूमत इमरान खान के साथ थी, रज़ाक दाऊद से लेकर, उन्हीं को ठेके मिल रहे थे, उन्हीं के कारोबार थे, जिसका जो कारोबार था उसको वही वजारत दी हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वहां पे था। सारे शौकत खान के डोनर और कारोबारी जो थे वो आपने हुकूमत में बिठा लिया और आप फिर कहते हैं हम बड़े पाकसाज थे। नहीं, मैं कभी सुवर्दी साहब नहीं करता हूँ, गलतियां हमसे भी बहुत बड़ी हमसे गलतियां ना हुई होती तो ये दिन हमें ना देखना। अभी एक खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग पर यावर बुखारी साहब अगर एक खानदान के ऊपर केस बनाएंगे तो वो टारगेटेड एहतसाब है, वो इंतकाम है। अगर यकसा बनाएंगे, इस मुल्क में जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने भी पैसा किया, सबको पकड़ेंगे, वो एहतसाब होगा। अगर आपके पास एहतसाब का मैकेनिज्म नहीं है और इंतकाम का मैकेनिज्म है तो उसको सब बुरा कहेंगे। सुरवदी साहब, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, इंसाफ यकसा होना चाहिए। यकसा सिर्फ हो नहीं, मुतव्वन नजर भी आए।
आम आदमी को नजर आए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे हुब्बुल वतनी भी बढ़ेगी, मुल्क के अंदर यकीन भी बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस होगा। राइट, बिल्कुल। लोग खुल के काम करेंगे। इंसाफ यकसा होना चाहिए और इंसाफ सबका होना चाहिए। ये हमारा अगर मोटिव होगा तो तभी जाकर मुल्क में जो है एक सिस्टम जो है वो बन सकता है और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो विक्टिमाइज भी होंगे। आज आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब, याबर बुखारी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।